The Day of the Bare Feet, lesson 4, right? So let's understand first the meaning of bare feet. That is, the meaning of bare feet means to wear nothing in the feet. ठीक है, bare feet मतलब जिसे आप हम हिंदी में बोलते हैं नंगे पाँव. ठीक है, मतलब पैर में कुछ नहीं होना, ना चप्पल, ना जूता, ना बूट, कुछ भी नहीं, राइट? So this story is all about a particular team, right, which played a match without wearing anything in the feet, right? So let's proceed. Four short words sum up. Sum up means together, right? So four short words sum up what has lifted successful individuals above the crowd, right? So यहाँ पे ऑथर कहने की ये कोशिश कर रहा है कि चार वर्ड, राइट, जो चार वर्ड पब्लिक से लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, वो चार वर्ड इन कुछ चंद लोगों को सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स बना दिया. किसके नज़रों में? क्राउड के नज़रों में. और वो चार वर्ड कौन थे? अ लिटिल बिट मोर. इसका मतलब है थोड़ा और, थोड़ा और, राइट? दे डिड ऑल दैट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ देम एंड अ लिटिल बिट मोर. और उन्होंने इन लोगों ने जो कि सक्सेसफुल हुए, उन लोगों के बीच में उन्होंने हर वो काम किया जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और उससे भी कई कुछ ज़्यादा, राइट? सो लेट प्रोसीड फॉर द क्लास. It was July 29, 1911. The crowds were flocking towards the Calcutta football ground, right? So ये 29 जुलाई 1911 की बात है, ठीक है. फ्लॉकिंग मीन्स गोइंग. सो जो सारे लोग थे वो कहाँ जा रहे थे? कलकत्ता फुटबॉल ग्राउंड की तरफ जा रहे थे, की ओर जा रहे थे. सो फ्लॉकिंग मीन्स गोइंग. दे वर गैदरिंग और टेकिंग देयर प्लेसेस in or towards Calcutta football ground. Even though football was a passion in Bengal and more in Calcutta, and more so in Calcutta, right? Now Kolkata. ठीक है. सो जो ये फुटबॉल था वो बहुत पैशन था उसका, बहुत लोगों के ऊपर क्रेजीनेस था, या लोग क्रेजी थे, पागल थे फुटबॉल के लिए. कहाँ पे? बंगाल में. और साथ ही साथ कहाँ पे? कलकत्ता पे, जो कि अभी उसको किस नाम से जाना जाता है? कोलकाता, राइट? दिस डे वॉज स्टिल अ स्पेशल वन फॉर द बंगाली एंड इंडीड इंडियन फुटबॉल फैंस, राइट? सो ये जो 29 जुलाई का दिन था वो बंगाली के लिए, वो सारे बंगालीज के लिए बहुत स्पेशल था, और ख़ासकर ये इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए भी. इंडीड मीन्स एज वेल एज, राइट? इट वॉज गोइंग टू बी अ मीटिंग बिटवीन अ क्लब ऑफ रूल्ड कंट्री एंड अ क्लब दैट रिप्रेजेंटेड इट्स रूलर्स, राइट? सो ये जो मीटिंग थी, मतलब ये जो मैच होने वाला था, ये जो मैच था वो किन के बीच में था? एक ऐसे दो टीमों के बीच में था. एक टीम जो कि रूल्ड कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी, और दूसरे जो कि उसके रूलर्स, जो कि उसके मतलब फॉलोइंग थे, ठीक है, फॉलोअर्स थे, उनको रिप्रेजेंट कर रहा था. मतलब एक टीम किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी जो कि रूलिंग कंट्री थी, और दूसरी टीम उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी जो कि उसके उस पर्टिकुलर कंट्री की फॉलोअर्स थी, राइट? अ टीम दैट प्लेड बेयर फीट बारिंग वन प्लेयर वॉज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट अ टीम दैट प्लेड विथ बूट्स, राइट? सो यहाँ पे दो टीमें हैं, क्योंकि आपको पता है फुटबॉल में दो टीमें होती हैं, तो यहाँ पे भी दो टीमें थी. एक टीम बिना चप्पलों के या बिना जूतों के या बिना बूट्स के खेल रही थी, ठीक है, और दूसरी टीम जो थी वो बूट्स के साथ खेल रही थी, ठीक है. और जो टीम बिना बूट्स के या बिना शूज़ के खेल रही थी वहाँ पे, ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही प्लेयर था उसको छोड़ के, क्योंकि उस एक प्लेयर को छोड़ के बाकी सब लोग बिना कुछ पहने हुए थे, मीन्स नंगे पाँव थे, ठीक है. और जो दूसरी टीम थी उसमें सारे के सारे प्लेयर जो भी फुटबॉल के साइड में, मतलब फुटबॉल एक पर्टिकुलर टीम में जितने भी प्लेयर्स होते हैं, उन सारे लोगों ने उस पर्टिकुलर टीम के क्या पहन के रखे थे? बूट्स. तो एक तरफ मुकाबला उन टीम से था जो कि बिना चप्पलों के या बिना शूज़ या बूट्स के थी, और दूसरी तरफ एक टीम ऐसी थी जो कि जिसमें कि सारे लोग या सारे प्लेयर्स क्या थे? बूट्स पहने हुए थे, राइट? मोहन बगान ऑफ कैलकाटा was scheduled to play the East Yorkshire Regiment in the final of one of the country's biggest football tournaments, the IFA Shield, right? So मोहन बगान, अब इससे पता चल रहा है कि एक टीम जो कैलकाटा को रिप्रेजेंट कर रही थी वो क्या थी? वो कौन सी टीम थी? मोहन बगान, राइट? सो मोहन बगान को कहाँ
ठीक है, वह शेड्यूल टू प्ले द ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट इन द फाइनल ऑफ द कंट्रीज बिगेस्ट टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट। ठीक है, सो जो मोहन बगान थे, जो कलकत्ता को रिप्रेजेंट कर रही थी जो टीम, वो उसको कहाँ खेलना था, ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट के अगेंस्ट खेलना था। और कहाँ पे खेलना था, इन द फाइनल ऑफ वन ऑफ द कंट्रीज़, और फाइनल में खेलना था, जो कि कहाँ होना था, बिगेस्ट, जो कि ये क्या था, बिगेस्ट टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट था। और इस टूर्नामेंट का नाम क्या था, द IFA शील्ड, राइट। अ फ्यू वीक्स अगो any doubt of an Indian team reaching the final of the tournament would have been dismissed as pure fantasy, right? A few weeks ago, मतलब कुछ हफ्ते पहले, ठीक है, any thought of an Indian team reaching the final, मतलब कुछ हफ्ते पहले की बात है जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, क्योंकि अभी ये जो इंडियन मोहन बगान टीम है वो कहाँ पे पहुँच चुकी है, फाइनल में। तो इसी तरीके से पहले, बहुत पहले, मतलब कुछ हफ्ते पहले लोगों का ये सोचना कि इंडियन टीम जो है वो फाइनल तक पहुंच जाएगी, वो क्या थी, वो एक फैंटेसी थी। मतलब एक मनगढ़ंत कहानी बना के लोग बस ऐसे सोच रहे थे कि हाँ, इंडियन टीम भी फाइनल में पहुंच सकती है या पहुंच जाएगी, राइट। सो अ फ्यू वीक्स अगो एनी डाउट ऑफ एन इंडियन टीम रीचिंग द फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट वुड हैव बीन डिसमिस्ड। डिसमिस्ड मीन्स फॉरगेट एज प्योर फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब है डे ड्रीम और नॉट रियल, ठीक है। तो लोग जो इंडियन टीम के बारे में अभी तक सोच रहे थे, क्योंकि अब इंडियन टीम कहाँ पहुँच चुकी है, फाइनल में। तो जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो सब लोग बस ये सोच ही रहे थे, उनका सोचना ही हुआ करता था, बाकी इसमें कोई रियलिटी उनकी सोच में नहीं थी कि हमारी इंडियन टीम भी फाइनल तक पहुँच जाएगी, ठीक है। The IFA Shield had been more or less dominated by British team since its inception. So inception means starting, right? So जो IFA Shield था, ये जो IFA Shield टूर्नामेंट था, ये हमेशा डोमिनेट कौन किया था, डोमिनेटेड मतलब कंट्रोल्ड बाय, ठीक है। जो मतलब जो हर बार जीत रहा था इस शील्ड को, इस टूर्नामेंट में इस शील्ड को जीतने वाली टीम हमेशा कौन सी थी, वो ब्रिटिश टीम थी, ठीक है। और ये तब से था जब से इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट की स्टार्टिंग हुई थी। स्टार्टिंग कब से हुई थी, 1893 से। इंसेप्शन मीन्स स्टार्टिंग, ठीक है। तो जब से भी ये प्रतियोगिता, मतलब जो IFA शील्ड टूर्नामेंट की शुरुआत जब से हुई थी, कब से हुई थी, 1893 से। तब से हर बार जीतने वाली कौन सी टीम थी, ब्रिटिश टीम। तो इसी वजह से लोगों को लगता था कि हमारी इंडियन टीम कभी भी फाइनल तक नहीं पहुंच सकती या फाइनल में जाके नहीं जीत सकती। इंडियन टीम्स हैड प्लेड बट विद लिमिटेड सक्सेस एंड as team after team failed, a myth had been born: the British team were impossible to beat, right? So Indian teams had played but with limited success. मतलब इंडियन टीम खेली तो थी इस टूर्नामेंट में पहले भी, बट उन्होंने बहुत कम सक्सेस अभी तक पाई थी या गेन की थी। एंड एज टीम आफ्टर टीम फेल्ड, अ मिथ हैड बीन बॉर्न। तो मिथ मीन्स स्टोरी, ठीक है। और जहाँ तक इस टूर्नामेंट की बात है तो हमेशा हर टीम आफ्टर टीम, मतलब हर एक टीम किससे हारी थी, ब्रिटिश टीम से हार गई थी, ठीक है। तो इसलिए एक स्टोरी बन गई थी लोगों के दिमाग में, या ये मान लो कि लोग पक्की तरीके से ये मानने लगे थे कि जो ब्रिटिश टीम है उनको हरा पाना किसी भी टीम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। मतलब वो कभी नहीं कर सकते, कोई भी टीम दुनिया की इस ब्रिटिश टीम को हरा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश टीम के आगे हर टीम को हमेशा क्या झेलनी पड़ी थी, हार ही झेलनी पड़ती थी, ठीक है। सो लेट प्रोसीड फॉर द क्लास। दिस ईयर एन इंडियन टीम हैड सेट अबाउट डिसमैंटलिंग द मिथ, ठीक है। और इस साल इंडियन टीम ने ये सेट कर लिया था कि हम ये मिथ, मतलब जो स्टोरी है, जो मतलब लोगों की बनाई गई फालतू की स्टोरी है, उसको हम क्या करेंगे, एंड करेंगे। सो डिसमैंटलिंग मीन्स टू एंड समथिंग, ठीक है। मतलब उन्होंने सेट कर लिया था पूरा दिमाग कि इस बार हमें कुछ भी करके इस स्टोरी को एंड करना है। तो स्टोरी को एंड करने का मतलब है हम हर हाल में ब्रिटिश टीम को हरा के रहेंगे। ऑल्दो प्लेइंग बेयर फीट, द प्लेयर्स फेल्ट दैट दिस अलाउड देम टू गेट अ बेटर फील ऑफ द फुटबॉल, ठीक है। अब नुकसान तो था कि वो बिना चप्पलों के, मोहन बगान जो टीम थी कलकत्ता को जो रिप्रेजेंट कर रही थी, वो बिना चप्पलों के या बूट्स के खेल रही थी। तो नुकसान तो था, पर इसका एक फ़ायदा भी था कि उनको साफ साफ जो फुटबॉल थी वो उस फुटबॉल को वो आराम से फील कर पा रहे थे। कहाँ पे? अपने पैरों में, ठीक है। क्योंकि बूट्स थे नहीं, ऊपर से कवरिंग थी नहीं उनके पैर में, तो पैरों में जब आके एकदम मतलब नेक्ड पैर, फीट में जब आके बॉल लग रही थी, तो इट वॉज
it was allowing them to feel the real grip of the ball, right? That football. The team had first thrashed St. Xavier's College, then defeated Rangers and made it to the semi-finals by beating the Rifle Brigade. ठीक है, अब अभी तक जो इंडियन टीम यहाँ तक पहुँच आई थी वो क्या थी, उन्होंने तीन टीमों को हराकर अभी तक यहाँ फाइनल तक आ पाई थी. कौन कौन सी टीम थी वो? से थ्रैश्ड मीन्स बीटन, ठीक है, बीट करना मतलब हराना किसी को. तो सेंट जेवियर कॉलेज को हराया, फिर उन्होंने रेंजर्स को हराया, फिर उन्होंने सेमीफाइनल में राइफल ब्रिगेड को हराया. तो इन तीनों टीम को एक के बाद एक हराने के बाद अब इंडियन टीम कहाँ पहुँच चुकी थी? फाइनल में. Many had felt that was as far as they could go. ठीक है, कई लोगों ने ये भी मानना शुरू कर दिया था या ये भी मानना था कि बस यहीं तक है जो कि इंडियन टीम आ सकती है, मतलब फाइनल तक. बस फाइनल जीतना उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुकाबला किससे था? ब्रिटिश टीम से. और वो ऐसी टीम थी ब्रिटिश टीम जो अभी तक किसी से हारी नहीं थी, और उसी का कब्जा होता चला आया था उस IFA शील्ड पे जब से भी इस IFA टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी. एज देयर ओपोनेंट्स वर द फॉर्मिडेबल मीन्स एक्सेलेंट. क्यों? क्योंकि जो ओपोनेंट मीन्स चैलेंजर, क्योंकि जो उनके चैलेंजर थे मीन्स जो ब्रिटिश टीम थी वो बहुत एक्सेलेंट थी. बहुत उनके जो whosoever was the team member of that particular British team, they were excellent, they were awesome, they were incredible, and they were it is impossible to beat the team. A very strong British team, और वो very strong British team थे. The match finished 1-1 and therefore had to be replayed 2 days later. ठीक है, अब फाइनल तो हुआ, फाइनल मोहन बगान और ये ब्रिटिश टीम के बीच में हुआ, पर मैच टाई रह गया क्योंकि दोनों ने एक एक गोल कर पाए. ठीक है, उस दिन दोनों ने एक एक गोल कर पाए फाइनल में, इसलिए ये कहा गया कि 2 दिन बाद फिर से ये मैच होगा. Would मोहन बगान repeat its heroics or would the middle 6 players stifle their opponents' creativity? ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आ रहा था या चर्चा चल रही थी लोगों के बीच में कि क्या मोहन बगान यह जो मोहन बगान जो टीम है उसके जो प्लेयर्स हैं वो क्या कोई इतिहास रच पाएंगे, मतलब वो ऐसा कर पाएंगे कि ब्रिटिश टीम को हरा दें, या फिर से ब्रिटिश टीम का ही बोलबाला रहेगा. ठीक है, क्योंकि मतलब कि वो ब्रिटिश टीम अगर फिर जीत जाएगी तो यहाँ पे उनके जो ओपोनेंट्स थे, ओपोनेंट्स कौन थे? जो कैलकाटा टीम थी मोहन बगान, उसके जो क्रिएटिविटी मतलब उसके सारे सपनों पे पानी फेर देंगे अगर यहाँ पे ब्रिटिश टीम जीत जाती है. तो मोहन बगान फैंस होप्ड फॉर द बेस्ट बट प्राइवेटली फियर द वर्स्ट. प्राइवेटली मीन्स इनसाइड. ठीक है, अब मोहन बगान के जो फैंस थे वो तो बहुत उत्साहित थे और ये उम्मीद भी कर रहे थे कि हाँ उनकी टीम मतलब मोहन बगान जो टीम थी वो जीतेगी, बट कहीं ना कहीं अंदर से उनको डर था कि कहीं कुछ और ना हो जाए मतलब कहीं वो हार ना जाए. Could their team hold its own against a British side for the second time in 2 days? ठीक है, अब ये उनके दिमाग में चला था कि क्या उनकी टीम जो मोहन बगान टीम थी, क्या उनकी ये टीम जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, क्या उनकी ये टीम फिर से मतलब आगे चल के ब्रिटिश टीम को हराने के बाद 2 दिनों में क्या ये वो टीम बनेगी जो आगे जाके सबसे महान इस फुटबॉल गेम में सबसे महान कहलाएगी, और किसको हरा के? ब्रिटिश टीम को हरा के. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी. लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. A man who had saved Mohan Bagan a few days ago settled their nerves within a few minutes. ठीक है, अब मोहन बगान को जिताने वाला जो आदमी था, ठीक है, जो उनको सेव किया था, मतलब जो एक गोल उनके तरफ से किया था, उसने क्या किया? अपने आप को बहुत उन सारे लोगों ने अपने आप को क्या किया? उन सारे लोगों ने अपने आप को बहुत काम कर लिया, मतलब एकदम चीज़ों को बहुत ज़्यादा आराम से ले रहे थे, वो ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे थे कि आज हमारा फाइनल है, और वो नर्वस के इन्वायरमेंट या कंडीशन में नहीं लग रहे थे. ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे बात हो रही है कि सेटल देयर नर्व्स का मतलब है दैट दे सेट देयर माइंड इन अ वेरी काम पोजिशन, राइट. They were not getting nervous, they were not getting disturbed, they were not getting anything so that can make them lose the match. ठीक है, a brilliant pass from Shivdas Bahaduri
went through the Middlesex defense like a hot knife through butter and found Habul Sarkar whose shot ripped into the goal। ठीक है, और अब शिवदास जो यहाँ मोहन बगान की जो टीम थी उसी का एक खिलाड़ी, क्या नाम था, शिवदास बहादुरी। ठीक है, बहादुरी ने जो डिफेंस थे, जो मिडिल सिक्स के डिफेंस से मतलब जो डिफेंड कर रहे थे, जो उनके जो मतलब ये ब्रिटिश टीम के जो खिलाड़ी थे उनके बीचों बीच से उसने एक शॉट मारा। ठीक है, और जो किसकी तरह गया, जैसे कि बटर में नाइफ चला जाता है ना आराम से, एक चाकू लीजिए अगर आप और बटर में डालिए, मतलब अगर आप उसे इंसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, या इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो नाइफ तुरंत के तुरंत वहाँ उसके अंदर चली जाएगी। तो वैसे ही इस शिवदास बहादुरी ने भी एक किक मारा और सीधे जो डिफेंडर थे ब्रिटिश टीम के, उनके थ्रू होते होते कहाँ चली गई, हबुल सरकार के पास। और हबुल सरकार ने फिर तुरंत उस बॉल को कहाँ पहुँचा दिया, गोल की तरफ पहुँचा दिया, मतलब गोल कर दिया। हु शॉट रिप्ड मतलब क्विकली कहाँ चली गई, और फिर हबुल सरकार ने इतनी तेज़ से किक किया कि शॉट मारा कि तुरंत के तुरंत बॉल क्विकली मतलब तेज़ी से कहाँ चली गई, गोल में चली गई, मतलब गोल हो गया इनकी टीम का। द फैंस वेयर एक्सल्टेंट मीन्स हैप्पी। अब जो वहाँ के फैंस थे वो भी बहुत खुश हो गए कि चलो कम से कम एक गोल तो हुआ, किसका, मोहन बगान का, अगेंस्ट द ब्रिटिश टीम। मोहन बगान वॉज लीडिंग। अब यहाँ पे मोहन बगान जो टीम थी वो लीड कर रही थी, मतलब आगे थी ब्रिटिश टीम से। बेयरली हैड मिडिलसेक्स रिकवर्ड फ्रॉम द शॉक। बेयरली मीन्स हार्डली, मतलब अभी वो रिकवर ही नहीं हो पाए थे, जो अभी हबुल सरकार ने पहले थोड़ी देर पहले गोल किया था उससे वो रिकवर ही नहीं कर पाए थे, मतलब वो ज़्यादा देर हुआ ही नहीं था व्हेन शिवदास हिमसेल्फ हैड स्कोर्ड अ गोल टू डबल द लीड। और इसी बीच में शिवदास जो था उसने भी एक गोल कर दिया, और अब वो जो इंडियन टीम थी, मतलब जो मोहन बगान वाली टीम थी, वो अब लीड कर रही थी डबल से, मतलब 2 गोल हो गए थे और इधर 0 ही था। व्हेन कनु रॉय स्मैश्ड मीन्स टू हिट। व्हेन कनु रॉय स्मैश्ड अ फ्री किक पास्ट अ हेल्पलेस एंड बाय नाउ शेल शॉक्ड पिगॉट। ठीक है, अब एक कनु रॉय जो कि मोहन बगान के टीम में से एक खिलाड़ी था, क्या नाम था उसका, कनु रॉय, उसने भी स्मैश्ड किया, मतलब उसने भी एक फ्री किक मारी। और जो हेल्पलेस थे, हेल्पलेस यहाँ पे किसको बोला जा रहा है, उन सारे लोगों को जो ब्रिटिश टीम में थे, क्योंकि अब वो हेल्पलेस हो गए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि गोल पे गोल बार बार इंडियन टीम के तरफ से बन रहा था गोल उनका, और ये लोग गोल भी नहीं कर पा रहे थे और ना गोल को बचा पा रहे थे, राइट। सो वो हेल्पलेस खड़े थे। तो इसीलिए ऑथर ने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन कनु रॉय ने अपनी एक फ्री किक बहुत तेज़ी से हिट की, और ये हेल्पलेस जो खिलाड़ी थे ब्रिटिश टीम के, उनके थ्रू होते हुए सीधा कहाँ जाके चला गया, वो भी गोल हो गया। एंड बाय नाउ शेल शॉक्ड पिगॉट। शेल शॉक्ड मतलब डिस्टर्ब्ड, और पिगॉट मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सरनेम विच इज़ यूज्ड फॉर ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये एक तरीके का सरनेम होता है पिगॉट, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, खासकर ब्रिटिशर्स को। ठीक है, पुराने समय में ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट करता था। तो ये शेल शॉक्ड किसको कर रहा है, मतलब कि अब क्योंकि कनु रॉय ने तीसरा गोल कर दिया था, 2 उससे पहले ही हो चुके थे, तो अब पूरी तरीके से जो ब्रिटिश टीम थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई थी, शॉक्ड हो गई थी। वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे कि अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें आगे, ये मतलब ये मैच को कैसे बचाया जाए। इट वॉज not just Calcutta but the entire nation that erupted in joy. Erupted means arise. ठीक है, तो ये सिर्फ कैलकाटा में ही नहीं, या कैलकाटा के लोगों तक ही नहीं रह गया था ये इन्जॉयमेंट, बल्कि ये इन्जॉयमेंट पूरी इंटायर नेशन के लिए हो गया था, क्योंकि जहाँ जहाँ लोग इस मैच को सुन रहे थे, देख रहे थे या न्यूज़ सुन रहे थे इसके बारे में, वो भी बहुत एक्साइटमेंट थे दैट टुडे इंडिया इज़ गोइंग टू विन अगेंस्ट द ब्रिटिश टीम। सो लेट प्रोसीड फॉर द क्लास। An Indian team had reached the final of the IFA Shield and that too by thrashing a British team 3-0। ठीक है, और आखिरकार इंडियन टीम उस फाइनल IFA शील्ड को जीत लेती है, और ब्रिटिश को थ्रैशिंग मीन्स बीटिंग। ठीक है, थ्रैशिंग का मतलब है बीटिंग द ब्रिटिश टीम, और ब्रिटिश टीम को हरा देती है कितने गोल से, 3-0 से, मतलब 3 इंडिया का गोल था और ब्रिटिश का 1 भी नहीं, मतलब उन्होंने 0 गोल किए थे उस मैच में। द वे इन विच मोहन बगान हैड वॉन द मैच हैड ऑल्सो रेस्ड एक्सपेक्टेशंस, राइट। और जिस तरीके से मोहन बगान ने इस मैच को जीता था, उस तरीके से या उस तरीके ने
लोगों के एक्सपेक्टेशन को बहुत बढ़ा दिया था कि अगली बार वो और अच्छा चाहते थे कि मोहन बगान जो टीम अगर फिर से मैच खेले आगे, या जो भी मैच खेले उसमें और भी बहुत अच्छा ये लोग करें। अ नैरो विन कुड हैव बीन पुट डाउन टू गुड लक और फॉर्च्यून, ठीक है। अ नैरो विन मतलब लिटिल डिफरेंस। अगर लिटिल डिफरेंस होता, मान लो जैसे ये 3-0 से जीता इन्होंने, अगर यही लिटिल डिफरेंस होता तो लोग सोचते या कहते कि उनका लक था या उनका समय ख़राब था ब्रिटिश टीम का, इसलिए इंडियन टीम जीत गई। तो पर ऐसा नहीं था, ये जो 3-0 की विक्ट्री थी वो बहुत डिफरेंट थी, ठीक है। सो अ नैरो विन कुड हैव बीन पुट डाउन टू गुड लक और फॉर्च्यून। अ 3-0 विक्ट्री वॉज अ डिफरेंट मैटर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कम डिफरेंस से नहीं जीता था, ये 3-0 से विक्ट्री थी और ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी क्योंकि उन्होंने सबसे ताकतवर और सबसे अच्छी टीम को हराया था जो कि ब्रिटिश टीम थी। As the newspapers carried news of the match to other parts of the country, surprise was slowly giving way to pride, ठीक है। और न्यूज़पेपर की वजह से जब दूसरे दिन न्यूज़पेपर में और लोगों के मुंह पे और सारी चीज़ों पे ये जब मैच के बारे में बात होने लगी, इंडियन टीम्स के जीतने के बारे में बात जगह जगह फैल गई, मतलब इस इंडियन टीम की जीत जब जगह जगह लोगों ने सुना और उन्होंने पढ़ा, तो अब जो सरप्राइज़ था, क्योंकि पहले लोग सरप्राइज़ होते थे या हो जाते, तो जो लोग सरप्राइज़ तो हो रहे थे, मतलब पहले बात सुनने में तो उनको भी अटपटा सा लग रहा था कि कैसे इंडियन टीम जीत सकती है किसके सामने, ब्रिटिश टीम के अगेंस्ट में। बट क्योंकि अब उनको पता लग गया था कि 3-0 से विक्ट्री हुई है, तो सरप्राइज़ जो है उनकी बदल के किस में तब्दील हो रही थी या किस में चेंज हो रही थी, प्राइड मतलब वो नाउ दे वर फीलिंग प्राउड ऑन द इंडियन टीम। क्रैक्स वर अपियरिंग इन द मिथ ऑफ द बूटवाला गोरास, ठीक है। अब इंडियन टीम में या इंडिया में ये जो ब्रिटिशर्स थे उनको क्या कहते थे, गोरे लोग कहते थे, और बूट वाला गोरा कहते थे। क्यों? क्योंकि वो बूट पहन के खेलते थे, और गोरा क्योंकि वो ब्रिटिशर्स थे। सो क्रैक्स मीन्स फ्रैक्चर वर अपियरिंग इन द मिथ ऑफ द बूट वाला गोरास। अब जो मिथ अभी तक जो भी लोगों ने कहानी बनाई थी, खासकर इंडियन लोगों ने, कि ब्रिटिश टीम को हराना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, कोई भी टीम ऐसा नहीं कर सकती या नहीं कर पाएगी कभी भी। तो ये सब क्या थी, एक स्टोरी थी, एक फिक्शन था जो कि लोगों ने बना के रखा था। अब उसी फिक्शन में क्या आ चुके थे, फ्रैक्चर आ चुके थे, मतलब अब वो कहानी बदली जा चुकी थी। और कौन इस कहानी को किसने चेंज किया था? इस कहानी को चेंज इंडियन टीम ने किया था, मोहन बगान ने। बूट वियरिंग वाइट मैन बीइंग नेचुरली सुपीरियर टू देयर इंडियन काउंटर पार्ट मीन्स दैट चैलेंजर, ठीक है, ओपोनेंट जिसे हम कहते हैं, मतलब सामने वाली टीम, ठीक है। तो बूट वेयरिंग वाइट मैन मतलब जो ये गोरे लोग थे, ये ब्रिटिशर्स थे जो कि बूट पहन के खेलते थे, उनको नेचुरली ये हमेशा माना जाता था या माना गया था कि वो इंडियन जो काउंटर पार्ट्स हैं, मतलब जो इंडियन चैलेंजर है या इंडियन टीम है, उनसे हमेशा सुपीरियर माना गया था, कि वो नेचुरली सुपीरियर है, मतलब हर चीज़ में, खेलने में, खाने में, पीने में, पहनने में, सब में वो सुपीरियर है। पर भले ही वो सुपीरियर थे, बट यहाँ पे हिस्ट्री अब किसने चेंज कर दिया था? नाउ द हिस्ट्री हैज़ बीन चेंज बाय द परफॉर्मेंस गिवन बाय द इंडियन टीम। सो लेट प्रोसीड फॉर द क्लास। Rarely has a team prepared for a match under so much pressure as Mohan Bagan did that day in the last week of July 1911, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि रेयरली मतलब हार्डली हैज़ अ टीम प्रिपेयर्ड, मतलब शायद ही कभी मोहन बगान ने इस तरीके की मेहनत की होगी जितनी मेहनत उन्होंने उस दिन की थी, जो लास्ट वीक जुलाई 1911 के जुलाई के लास्ट वीक में जितनी मेहनत उन्होंने ब्रिटिश टीम को हराने में की थी, उतनी मेहनत शायद ही उन्होंने कभी की थी। ऑन द डे ऑफ द मैच द पाथ टू द स्टेडियम वॉज लिटरली मीन्स एक्चुअली पैक्ड विथ फैंस, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है उस दिन की जिस दिन ये मैच होना था, ठीक है। तो अब फिर से ये पास्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे चौथर है, ये फिर से पास्ट की बात कर रहे हैं और खासकर उस दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन मैच ये हुआ था, फाइनल मैच हुआ था। सो ऑन द डे ऑफ द मैच द पाथ टू द स्टेडियम, जो रास्ते थे स्टेडियम की ओर जो जा रहे थे, वो लिटरली मतलब एक्चुअली बहुत भरे हुए थे, मतलब किससे? फैन से, क्योंकि लोग दूर दूर से आ रहे थे इस मैच को देखने के लिए।
One estimate had it that almost a lakh of people had thronged means gathered outside the stadium as early as 11 AM. ठीक है, estimate means to suppose. तो लगभग कुछ लोगों का यहाँ तक मानना था, मतलब यहाँ तक उन्होंने assumption किया था कि लगभग 1 लाख लोग के आसपास गैदर्ड हुए थे। कहाँ पे? स्टेडियम के पास, वो भी कितने बजे तक? 11 बजे तक। ठीक है, 11 बजे दोपहर में, मतलब सुबह। ठीक है, और कहाँ पे? स्टेडियम के सामने या स्टेडियम के पास में। ठीक है, और किस दिन? फाइनल मैच के दिन। इवन दो द मैच वॉज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 5:30 PM। अब सोचिए, जो मैच था वो 5:30 बजे स्टार्ट होना था, पर लोगों की जो भीड़ थी वो कितने बजे हो गई थी? 11 बजे। When the teams walked out onto the pitch, the contrast could not have been greater. When the teams walked onto the pitch, the contrast could not have been greater. Contrast means difference, right? So जब दोनों टीम पिच पर आई तो दोनों में जो डिफरेंस थी वो ज़्यादा नहीं था। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस था, मतलब दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा, मतलब ये है कि दिखने में नहीं लग रहा था। ठीक है, मतलब आप एकदम क्लियरली विजिबल नहीं था, बट हाँ फिर भी थोड़ा सा अगर डिफरेंस था तो क्या था कि पहली बात तो जो ब्रिटिशर्स टीम थे वो रूल्ड कंट्री के लोग थे। इंडियन जो कि एक हिसाब से दे वर द पीपल हु रिप्रेजेंटिंग representing the country which was getting ruled by the British people, right? पहली बात तो ये डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये था कि इंडियन टीम्स वो प्लेइंग, और इंडियन टीम जो मोहन बगान की टीम थी वो बेयर फीट खेल रही थी, मतलब दे वर नॉट हैविंग बूट्स इन देयर फीट, whereas the Britishers teams, the Britishers players were having or were wearing boots in their feet, right? So वैसे कोई डिफरेंस नहीं था अगर प्लेयर की बात करें तो। ठीक है, क्योंकि प्लेयर वहाँ भी अच्छे खासे थे, यहाँ भी अच्छे खासे थे। अगर हम एंथुजियाज़म की बात करें या विलिंगनेस की बात करें या पेशेंस की बात करें या और जो इस तरीके की क्वालिटीज़ थी उसमें डिफरेंस नहीं था, बट फिज़िकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा था। द ब्रिटिश टीम वॉज इमैक्युलेटली टर्नड आउट। ठीक है, इमैक्युलेटली मतलब क्लीन। ठीक है, अब जब वो ब्रिटिश टीम पिच पर आई तो बहुत साफ़ सुथरी लग रही थी, बहुत देखने में अच्छे लग रहे थे वो लोग। द इंडियंस वर जस्ट एज स्क्रैप्यूलस। ठीक है, स्क्रैप्यूलस इन देयर मैरून एंड ग्रीन शर्ट। और जो इंडियंस टीम थी वो कैसे दिख रहे थे? अपने मैरून और ग्रीन शर्ट में अटेंटिव लग रहे थे। ठीक है, स्क्रैप्यूलस में अटेंटिव, बट वर डिफरेंट इन 2 ways। ठीक है, बट दोनों में अपने अपने कुछ अंतर थे। ठीक है, तो जो ब्रिटिश टीम थी वो क्लीन थी एकदम। ठीक है, उनके जितने भी प्लेयर्स थे सब अच्छे खासे क्लीन थे, अच्छा ड्रेस पहना था उन्होंने, बूट्स अच्छा पहना था, देवर हैविंग they were full of energy, they were full of cleanliness and all that, right? But as far as Indian team were concerned, that the Mohan Bagan players were concerned, they were only attentive, were just scriptless means attentive in their maroon and green shirt। और किस तरीके का कपड़ा उन्होंने पहना था? मैरून और ग्रीन शर्ट में, but were different in 2 ways।